नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आखिरकार 10 दिन के बाद धामी सरकार के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। सिलक्यारा टनल हादसे में रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 6 इंच मोटे पाइप से जहां श्रमिकों को लिक्विड खाना भेजा जा रहा है, वहीं संचार के माध्यम को भी देने का काम किया जा रहा है। धामी सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। देखिए एक रिपोर्ट। ठीक हो? कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा है। कैमरे को पास। आखिरकार 9 दिन बाद देश के लिए अंधेरी सुरंग से उम्मीद की किरण नजर आई। सिलक्यारा टनल हादसे में रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें 6 इंच मोटे पाइप से जहां श्रमिकों को लिक्विड खाना भेजा गया है, वहीं कैमरे के जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों से बातचीत भी हुई। ठीक हो? कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा है। 6 इंच का दूसरा फुड पाइप मजदूरों तक पहुंचा दिया गया है। इसी पाइप से उन्हें बोतलों में रखकर खिचड़ी और मोबाइल चार्जर भेजे गए हैं। वहीं धामी सरकार दावा कर रही है कि राज्य और केंद्र एक साथ रेस्क्यू में जुटे हैं। वहीं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब उम्मीद बढ़ चुकी है कि जल्द ही भीतर फंसे हुए मजदूर अब अंधेरी सुरंग से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेंगे। सभी जितनी भी एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहाँ पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2 3 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए, तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलें। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेस्ट एफर्ट देने के लिए काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तरकाशी के अंधेरी सुरंग में 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। 9 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया है। मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 6-6 प्लान पर काम हो रहा है। मगर सियासत दून में बैठ सवाल पूछ रही है कि सरकार जवाब दे कि आखिरकार क्या क्या कदम उठाए गए हैं। प्रथम दिन से ही बहुत चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा है, जितने मजदूर सुरंग के अंदर थे प्रत्येक पहले दिन से उनको भोजन की आपूर्ति की जा रही थी। ये ठीक है कि भोजन के प्रकारों में अब एक सुधार आएगा, क्योंकि कल जो 6 इंच का जो पाइप गया है उसके माध्यम से उनको, और वो अंदर रोबोट के माध्यम से जो वहाँ से फोटोएं आ रही हैं, उसे देखकर मन और गदगद हुआ है। सभी लोग सुरक्षित हैं और बहुत जल्दी, क्योंकि अब हर विकल्प 5 विकल्प पे वहाँ काम चल रहा है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार मुख्यमंत्री संपर्क में, केंद्र की एजेंसियाँ उसमें लगी हुई हैं। विदेशों से भी जो उसके तकनीकी जानकार हैं, सुरंग से जिनका लंबे समय तक वास्ता रहा है, ऐसे सब लोगों को बुलाया गया है। और मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी, क्योंकि समय निश्चित रूप से लग रहा है, क्योंकि आखिरकार सुरक्षित लोगों को निकालना है, तो हर प्रकार के उसके बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सिर्फ भाजपा की शोशाबाजी है। पहले कहा कि मुख्यमंत्री मिल के आ गए, फिर कहा वीके सिंह आए, उन्होंने कहा 2 दिन और लगेंगे, फिर गडकरी जी आए, उन्होंने कहा 2 दिन और लगेंगे, फिर कहा गया प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D, फिर कहा गया कि कैमरे
कैमरा अंदर पहुंच गया है, सब सकुशल हैं। कैमरे में एक आध लोग दिखाई पड़ रहे हैं और 41 के 41 जाने सुरक्षित हैं, इससे कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है। वो उनकी मनस्थिति क्या है कुछ पता नहीं है। आपने क्यों अभी तक किसी से काउंसलिंग नहीं करवाई, उनकी धैर्य रखने को नहीं कहा, मनोवैज्ञानिक से उनकी बात कराइए, उनकी मनस्थिति क्या चल रही है वो देखिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं में पैनिक बहुत क्रिएट होता है। उनका धीरे धीरे जो होप है वो कम होती चली जा रही है, वो फेड होती चली जा रही है, वो मध्यम पड़ती चली जा रही है। 1-2 दिन तक तो सब सब्र रख सकते हैं, लेकिन जब बात 10 दिनों की हो तो इनमें से पूछिए सत्ताधारी दल के नेताओं से, ये कितने लोग टनल में 10 दिन रह सकते हैं। वहीं आलम ये है कि विपक्षी दलों के दबाव में ही सही, अब प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार अंधेरी सुरंग में 10 दिनों से पल पल जारी है सांसों का संघर्ष कब खत्म होगा, कब ये 41 मजदूर खुली हवा में सांस लेंगे। यकीनन ऑपरेशन मुश्किल है, उम्मीद कायम है कि जरूर जीतेंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे, सभी को जितने भाषा होता है सभी को दिखाएं। अब सुरंग में रेस्क्यू के लिए 6 प्लान तैयार किए गए हैं। क्या है वो प्लान, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। प्लान 1, टनल के ऊपर से 88 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। प्लान 2, टनल के दाईं तरफ से 170 मीटर की ड्रिलिंग। प्लान 3, टनल के बाईं तरफ से 200 मीटर तक की ड्रिलिंग की जाएगी। प्लान 4 की बात करें तो मेन गेट से ड्रिलिंग मशीन के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। तो ये वो प्लान है जिनके तहत अब काम किया जाएगा। 4 प्लान आपको यहां पर हमने बताया जिसके तहत काम किया जाना है। बाईं तरफ से ड्रिलिंग की जाएगी, दाईं तरफ से ड्रिलिंग की जाएगी, साथ ही साथ टनल के ऊपरी हिस्से से भी ड्रिलिंग की जानी है। टनल के ऊपर से 88 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी और रास्ता चारों तरफ से खोजने का प्रयास किया जा रहा है। टनल की बाईं तरफ से 200 मीटर तक की ड्रिलिंग की जानी है। वहीं मेन गेट से ड्रिलिंग की बात की जाए तो मेन गेट से मशीन के जरिए ड्रिलिंग करने का प्लान बनाया गया है। और अब आपको बताते हैं कि रेस्क्यू के लिए अब तक क्या क्या हुआ है। 12 नवंबर की बात करें तो सुबह 4 बजे टनल में हादसा हुआ, 41 मजदूर टनल में फंसते हैं। फिर 13 नवंबर को कर्मचारियों से संपर्क, ऑक्सीजन और फूड सप्लाई की जाती है। 14 नवंबर की बात करें तो मलबा गिरने से रेस्क्यू काम में दिक्कत आती है और वहीं 15 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बात करें 16 नवंबर की तो कर्मचारियों ने घर वालों से बातचीत की और इसके बाद 17 नवंबर को 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी जिसके लिए दवाइयां उन तक पहुंचाई गई। 18 नवंबर की बात करें तो इंदौर से मंगाई गई नई मशीन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से चालू किया गया और 19 नवंबर को 5 मोर्चे पर 6 एजेंसियों का रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हुआ। 20 नवंबर की बात करें तो 80 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल होल करने का अब प्लान बनाया जा रहा है जिस पर काम लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर अभी की यदि बात की जाए तो 6 प्लान पर काम किया जा रहा है, दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, मेन गेट से, ऊपरी हिस्से से और साथ ही साथ एक स्किप टनल बनाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। लगातार 6 प्लान पर काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द 41 मजदूरों तक पहुंचा जाए और उन्हें बाहर निकालने का रास्ता खोजा जा सके। तो अलग अलग तारीखों के माध्यम से हमने आपको बताया कि किस किस दिन क्या क्या प्रोग्रेस देखने को मिली है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। सिलक्यारा में फंसे 41 मजदूरों का मामला सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी एडवाइजरी की जिसमें चैनलों के पत्रकारों पर एडवाइजरी जारी करके टनल में फंसे मजदूरों की खबरों को सनसनी ना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो सिलक्यारा में फंसे 41 मजदूरों का मामला सामने आई है बड़ी जानकारी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी की है एडवाइजरी। चैनलों के पत्रकारों पर एडवाइजरी जारी। चैनलों के पत्रकारों पर एडवाइजरी जारी।
टनल में फंसे मजदूरों की खबरों को सनसनी ना बनाएं। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी मीडिया में जारी की गई है। पत्रकारों को इस बात की हिदायत दी गई है कि फंसे हुए मजदूरों के मामले को सनसनी ना बनाएं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 नवंबर तक सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त बनाया जाए। सचिव लोक निर्माण विभाग और अन्य सर्कल ऑफिसर सड़कों पर स्थलीय निरीक्षण करें। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला उत्तराखंड पवेलियन आज प्रगति मैदान में लगाया गया। बता दें कि सांस्कृतिक संध्या प्रोग्राम का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के अंतर्गत उत्तराखंड दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए। साथ ही उन्होंने सभी उत्तराखंड स्टॉल पर जाकर लोगों से मुलाकात की और उत्तराखंड वासियों के सामानों की जानकारी ली। उत्तराखंड टनल में फंसे लोगों को लेकर कहा कि हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह से मदद कर रही है और बहुत ही जल्द सभी को बाहर सकुशल निकाल लिया जाएगा। बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड की मातृशक्ति देश की सामर्थ्य को दर्शाया और जैसे माननीय मोदी जी का सपना है लोकल फॉर वोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, उसको आज यहाँ पर उत्तराखंड के काउंटर्स के द्वारा दर्शाया गया है। सब कुछ शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि माननीय मोदी जी का सपना है कि उत्तराखंड का दशा को कम करने में उत्तराखंड सरकार टनल वाला लगातार उत्तराखंड सरकार प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार की मदद से माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार सारी असिस्टेंस केंद्र सरकार ने प्रोवाइड करी है और केंद्र और प्रदेश सरकार की टॉप एजेंसी चाहे वो DRDO हो, EDC हो, हमारी आर्मी हो, ICC हो, रेवेन्यू हो, NDRF हो, SDRF हो। अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां विकासखंड मुनस्यारी के गांव बजेता में बन रही सड़क आपदा के कारण बुरी तरह से सड़क खराब हो गई, जिसके कारण यहां रहने वाले 100 से ज्यादा परिवार जान हथेली पर रखकर आने जाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग महिला डोली की मदद से उसे पहुंचाया गया। वहीं स्कूली बच्चों पर रोज आने जाने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने कई बार विभाग से सड़क खोलने का अनुरोध किया था, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को जल्द से जल्द मकान बनाने के लिए आखिरी डेडलाइन तय कर दी गई है, लेकिन इन परिस्थितियों में कोई लाभार्थी कैसे मकान बना पाएगा, वो एक कठिन विषय है। विभाग व ठेकेदार की लापरवाही के कारण इस सड़क का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। ग्राम पंचायत बजीता के तोक पांगर पानी में विगत जुलाई माह बरसात से टूटी हुई रोड में अभी तक कार्य नहीं किया गया है, जिससे उक्त तोक में निवासरत 50। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाए जा रहे जिला कार्यकर्ता सम्मेलन की प्रशंसा की है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में हो रहे सम्मेलन से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जोश मिल रहा है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अग्निवीर, 1 रैंक 1 पेंशन, अंकिता मर्डर केस, महंगाई और बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरकर लोकसभा की 5 सीटों पर जीत हासिल की जाएगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में भी बनाई जा रही टनलों की सर्वे की मांग की गई। उन मुद्दों में अग्निवीर का मुद्दा बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। अंकिता भंडारी बेटी के साथ जो न्याय नहीं हुआ है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बेरोजगारी, 1 रैंक 1 पेंशन ले लीजिए तो आप देखेंगे अगर अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग जगह पे लोग अपनी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। या तो आप कोटद्वार चले जाइए तो 1 रैंक 1 पेंशन के खिलाफ बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चल रहा है और वो कांग्रेस का भी नहीं है। तो जनता में जो गुस्सा है, जनता में जो आक्रोश है, जिस तरह से हमें दिख रहा है, ये संगठन के माध्यम से मुझे लगता है कि 2024 की चुनौती है, जो चुनाव है उसमें हम खरे उतरेंगे और ये तैयारी में हमने आपको इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि एक लोकसभा है, पौड़ी गढ़वाल की लोकसभा है, क्योंकि मैं पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ, तो ये मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ।
अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के 102 नगर निकायों के चुनाव होने पर इस साल मुश्किल है। चुनाव से पूर्व तैयारियां अब तक अधूरी हैं। 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार निकायों को प्रशासकों के हवाले करेगी। कांग्रेस को डर है कि आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव तक प्रशासक बीजेपी के लिए काम करेंगे। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सत्ताधारी दल भाजपा पर कई सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ ही दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निकाय चुनाव की तैयारी की जा रही है। सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण चल रहा है। बहुत ही बेतुका, बेसिर पैर का बचकाना बयान। ऐसा लगता है कि महेंद्र भट्ट जी की मानसिक स्थिति को कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि जिस तरह का बयान महेंद्र भट्ट दे रहे हैं वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप 5 साल से या 7 साल से प्रदेश की सरकार में काबिज हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है निकाय चुनावों को लेकर, वो भी बहुत पहले आ चुकी हैं। ओबीसी को लेकर आप जो सर्वे करा रहे हैं या ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं, ये आप समय रहते भी करवा सकते थे। आपको पता था 2 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो अब कार्यकाल खत्म होने के बाद ही रिपोर्ट क्यों तैयार की जा रही है? और आपके हर अच्छे और बुरे कामों का ठीकरा आप कांग्रेस के सर पर फोड़ देते हैं। अब हमें ही आपने ओबीसी विरोधी करार कर दिया, जबकि पूरे देश को पता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में। देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी पर बड़ी हंसी आती है। कभी वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। अब हम पर आरोप लगा रही है कि हम चुनाव नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है और कभी भी चुनाव कर ले। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो इस संबंध में एक कदम आगे बढ़कर एक कमेटी का गठन भी कर लिया है जो प्रत्याशी चयन के लिए तैयार है। लेकिन प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग को, उत्तराखंड चुनाव आयोग को इस चुनाव को करवाना है। जब वो प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव होगा। तो इसमें सरकार कहाँ से आ गई? इसलिए निश्चित रूप से हम निकाय चुनाव कराने के तैयार हैं और हम ही जीतेंगे। निकाय का भी चुनाव जीतेंगे और लोकसभा का भी चुनाव जीतेंगे। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां ओखल कांडा सड़क हादसे में घायल 9 वर्षीय बच्चे का इलाज सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। डीएम वंदना सिंह ने निर्देश पर लगातार सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह बच्चों के स्वास्थ्य पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ऋचा सिंह खुद सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टरों के साथ बच्चों का हालचाल देख रही हैं। साथ ही बच्ची के परिजनों से मुलाकात करके प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा दिलाया गया है। डॉक्टरों से कहा गया है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। घटना हुई थी, उसमें जो बच्चा घायल हुआ था उसके सिर में काफ़ी चोट लगी हुई है। उसी दिन से डॉक्टर की टीम पूरी तरीके से लगी हुई है बच्चे को बचाने के लिए। बच्चा स्टेबल स्थिति में है। आज सुबह उसको दिक्कत आई थी, लेकिन अभी फिर वो स्टेबल है और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस बच्चे को जो है बचाया जाए। मैम, डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्या बात हुई डॉक्टरों से? डॉक्टर का ये कहना है, हम लोग ने जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया था कि एक बार ये भी बात कर लो, कहीं रिफ़र करने की आवश्यकता है इसको बाहर ले जाने की। तो उस संबंध में भी अभी मैंने वार्ता डॉक्टरों से करी है। तो उनका कहना है कि मैम इसको ले जाने में रिस्क है, हम इसको रिफ़र नहीं कर सकते हैं। अगली खबर मसूरी से है, जहां राज्य में संचालित रोपवे इमरजेंसी के लिए ज्वाइंट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन जिलाधिकारी मसूरी नंदन कुमार के निर्देश में किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार ने देश पर रोपवे प्रोजेक्ट के लिए द्वितीय अर्धवार्षिक संयुक्त रोपवे मॉक ड्रिल का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में जनपद देहरादून में संचालित रोपवे से बातचीत कर टेबल टॉप भट्टागांव रोपवे पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज आयोजित की गई। शासन के निर्देश पर भट्टागांव रोपवे में रेस्क्यू अभियान का ट्रायल किया गया। करीब 10 बजे शुरू हुआ ट्रायल 45 मिनट तक चला। इस दौरान रोपवे में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे पहाड़ी पर उतारा गया, जिससे भट्टागांव रोपवे की घटना ने लोगों को दहशत पैदा कर दी है। ऐसे में पर्यटकों में भरोसा जताने और तैयारियों को परखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य विभाग की टीम को संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल कराया। ये जो आज की मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, एक तरह की जॉइंट मॉक एक्सरसाइज थी, जो कि हमारे सेनानी श्री सुदेश कुमार दलाल के निर्देश द्वारा हम लोग की टीम ने इसमें प्रतिभाग किया। इसमें सभी विभागों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, सिविल पुलिस, फायर, इस प्रकार की सभी जो भी प्रशासनिक टीमें थी वो आई, मेडिकल, जल विभाग।
तो सभी ने अपनी अपनी रेस्क्यू टेक्निक्स दिखाई, जैसे कि इसमें एक प्रकार का सिनेरियो दिया गया कि यदि आपकी ट्रॉली स्टक हो जाती है, किसी तरह का सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो उस सिनेरियो में आप किस तरीके से इवैक्यूएशन करेंगे जो कि उसमें विक्टिम फंसे हैं। तो वही हमने अपनी अपनी टेक्निक्स दिखाई, एनडीआरएफ में अपनी दिखाई, एसडीआरएफ में अपनी दिखाई। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस मॉडर्न स्कूल रोशनाबाद में काम शुरू किया गया स्मार्ट क्लास का, जिसमें एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने तमाम ऑफिसर्स की मौजूदगी में प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पीएमएस में पढ़ रहे पुलिस परिवार सहित अन्य सभी बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना जिम्मेदारी। आपको बता दें कि स्मार्ट क्लासेस वी गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड के सहयोग से स्थापित आपका स्कूल में कम्पीट कर रहा है किसी बेस्ट स्कूल से। अच्छा क्लास है, सबसे लंबी क्लास। खबर डोईवाला से, जहां डोईवाला के निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने आए उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कैमरे में टनल में फंसे मजदूरों की स्थिति का वीडियो सामने आने पर खुशी जताई है। कहा है कि आप बहुत जल्द मजदूर टनल से बाहर होंगे, पूरा देश उन मजदूरों के साथ है। शिव जी का, वाहिगुरु का धन्यवाद है कि हमारे परिवार के 41 जो सदस्य हैं जो सिलक्यारा के अंदर में अभी अंदर में हैं, उनके जो कल कोशिश की थी 6 इंच की पाइप डालकर, उसके बाद में उनका वीडियो भी देखा है, उनके पास में सामान भी गया है। तो ऐसा लगता है कि और इसके अलावा 5 प्लान हैं जो कंकरेंटली की जा रही हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो मदद है, जो टेक्निकल कैपेबिलिटियां, उनको भी लगाया जा रहा है। और हम सब पूरा परिवार चिंतित है। इस वक्त में हमारी सर्वप्रिय जो प्राथमिकता है कि हम अपने परिवार के उन 41 को किस प्रकार उस टनल से बाहर लेके आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा देश एक फोकस तरीके के साथ में, एक वॉर फुटिंग के साथ में इसके ऊपर लगे हुए हैं। रुड़की के लंडोरा में निजी कॉलेज में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में आज इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भारत में हर दिन कोई न कोई चुनाव होता रहता है। देखिए, आज वन नेशन इलेक्शन पर एक गोष्ठी का आयोजन इस चमनलाल विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला। और वास्तव में आज इसकी भारत जैसे विशाल देश को इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ इस देश के अंदर रोज कोई ना कोई चुनाव होता है, जहाँ उससे धन की हानि होती है, समय की भी हानि होती है। और हमारी जो फोर्सेज हैं, जिनको देश की सीमा पर होना चाहिए, उसको इस काम में लगाया जाता है। हमारे जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा के लिए काम करना है, पढ़ाने के लिए जाते हैं, उनको इस ड्यूटी पर लगाया जाता है। और इसलिए आज आवश्यक है कि हम इस पर चिंतन करें, मनन करें। और जो मोदी जी का सपना है, जिसके लिए कमेटी बनाई थी, इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद जी उसमें थे, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी है। और भारत जैसे विशाल देश को अगर ये लागू होती है, एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।